अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी कौम ने तबाही के मलबे से उठकर जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। ये वही मुल्क है जिसने जंग के बाद खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया जहां इसके बनाए गए रोबोट्स दुनिया के मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं और इनके तैयार करदा सुपर कंप्यूटर्स दुनिया के तेज तरीन कंप्यूटर्स में शुमार होते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास दुनिया की जदीद तरीन ट्रेनें हैं जो जमीन पर बिजली की रफ्तार से सफर करती हैं और इनके मुनफरिद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा, सोनी और पैनासोनिक पैदा की हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपको जापान की हैरत अंगेज दुनिया में लेकर जाएगी जहाँ रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी मददगार हैं, जहाँ जंजला प्रूफ इमारतें साइंस और इंजीनियरिंग का आला शाहकार है और जहाँ हर नई इजाद दुनिया को हैरान कर देती है। हम आपको जापान की तारीख, इक्तसादी तरक्की, कुदरती वसाइल और कुछ हैरत अंगेज सियाहती मुकामात के बारे में बताएंगे। तो फिर अगर आप जापान के बारे में ऐसी मालूमात जानना चाहते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरे दोस्तों, जापान एशिया के मशरकी हिस्से में वाक़िया है जहां ये बहरुल काहिल के किनारे पर फैला हुआ है। जापान 4 अहम जज़ायर पर मुश्तमिल है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और कैशो। इसके अलावा जापान के कई छोटे जज़ायर भी हैं। इस मुल्क की सरहदें किसी दूसरे मुल्क से नहीं मिलती, लेकिन इसके करीब चीन, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और रूस हैं। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और नाहमवार है और यहाँ तकरीबन 70% हिस्से पर पहाड़ वाक़िया है। जापान का कुल रकबा तकरीबन 3,77,800 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क की मजमूई आबादी तकरीबन 12 करोड़ 60 लाख है, जो इसे दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। मजहब की बात करें तो जापान के ज्यादातर लोग शिंतो और बुद्ध मत के पैरोकार हैं। शिंतो जापान का कदीम मुकामी मजहब है। एक छोटा सा हिस्सा ईसाईयत और दीगर मजाहिब के पैरोकारों पर मुश्तमिल है, मगर इनकी तादाद जापान की मजमूई आबादी में कम है। 18वीं सदी के वस्त में जापान एक खामोश और अलग थलग मुल्क था। इस दौरान जापान की सरहदें दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए बंद रखी गई थी। इस वक्त ये एक ज़राअत पर मबनी मईशत थी जहाँ मगरबी दुनिया से कोई ताल्लुक न था। मगर 1853 ईस्वी में सब कुछ बदल गया जब अमेरिकी नेवी कोमोडोर मैथ्यू पेरी अपनी काली कश्तियों के साथ जापान के साहिल पर पहुंचे। इन्होंने जापान पर जोर दिया कि वो अपनी बंदरगाहें तजारत के लिए खोलें। 1854 में गाना गावा मुआहिदा हुआ, जिसके बाद जापान ने अपनी तन्हाई खत्म की और मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम किए, मगर ये सिर्फ आगाज था। 1868 में मीजी बहाली ने जापान की तारीख का धारा बदल दिया। टोकुगावा शोगनेट का खात्मा हुआ और बादशाह मीजी ने जदीदियत का रास्ता अपनाया। सनत, तालीम, फौज और हुकूमत में ऐसी इस्लाहात की जिन्होंने जापान को एक जदीद मुल्क में तब्दील कर दिया। 19वीं सदी के आखिर तक जापान ने दुनिया को अपनी ताकत का मुजाहिरा कराना शुरू कर दिया। 1894 में पहले चीन जापान जंग और 1904 में रूस जापान जंग ने साबित कर दिया कि जापान अब एक साम्राज्यी ताकत बन चुका है। मगर ये तरक्की सिर्फ मैदान जंग तक महदूद न थी। जापान ने सनत और मईशत में भी बड़ी कामयाबियां हासिल की। फिर 20वीं सदी के शुरुआत में जापान ने कोरिया को अपनी कॉलोनी बनाया और चीन के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1937 में दूसरी चीन जापान जंग के दौरान जापान की जारहियत अपने अरूज पर थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को जंग में धकेल दिया। 1945 में जापान को तारीख की सबसे बड़े सानहे का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। इन बम धमाकों ने न सिर्फ लाखों जानें ली बल्कि जापान की रूह को भी झंझोर दिया। जंग के अख्ताम पर जापान इत्तेहादी अफवाज के कब्जे में आ गया। जनरल डगलस मैकार्थर की क़यादत में जापान में जमहूरी इस्लाहात का आगाज हुआ। जापान ने अपनी फौज से तवज्जो हटाकर अमन और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। 1851 में सान फ्रांसिस्को अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए और अप्रैल 1952 को जापान ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की। मगर इस आज़ादी के साथ ही जापान ने एक नई शुरुआत की। तबाही के मलबे से उठकर जापान ने अपनी मईशत को दोबारा तामीर किया और दुनिया की एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत बनकर उभरा। ये कहानी है इस कौम की जिसने तारीख की सबसे बड़ी तबाहियों को अपनी ताकत में बदल दिया और साबित किया कि हार के बाद भी जीत मुमकिन है।
जापानी कौम अपनी मुनफरिद खुसूसियात, आला काम के असूलों और जिंदगी के नज़्म व ज़ब्त की मिसाल के तौर पर दुनिया भर में जानी जाती है। ये एक ऐसी कौम है जो काम को इबादत समझती है, जहाँ हर फर्द अपने फ़राइज़ को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाता है। जापान में वर्क एथिक्स को एक मुकद्दस असूल की हैसियत हासिल है और यही वजह है कि यहाँ के लोग तवील काम के घंटे भी खुश दिली से गुजारने के आदी हैं। एक आम जापानी मुलाजिम दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करता है और अक्सर ओवर टाइम भी देता है, क्योंकि इनके लिए कंपनी की कामयाबी ज़ाती मफादात से ज्यादा अहम होती है। यहाँ काम का जज्बा और मेहनत का कल्चर बचपन ही से पैदा किया जाता है। जापान के प्राइमरी स्कूलों में न सिर्फ तालीमी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, बल्कि बच्चों को सफाई, नज़्म ज़ब्त और दूसरों की मदद करने की तरबियत भी दी जाती है। जापानियों की एक और मुनफरिद खुसूसियत इनका माहौल साफ सुथरा और अपने इर्द गिर्द की चीजों का एहतराम करना है। यहाँ आपको अवामी जगहों पर कीचड़ या गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि हर शख्स सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझता है। जापान में कई ऐसे कवानीन भी हैं जो दुनिया के दीगर ममालिक से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ शोर मचाने को नहायत मायूब समझा जाता है और अवामी जगहों पर मुकम्मल सुकून बरकरार रखा जाता है। जापान में ट्रेनों में मोबाइल फोन्स पर बात करना या किसी को परेशान करना सख्त नापसंदीदा है। इसके अलावा यहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी और काम के असूल हर शोबे में नुमाया है। ये कौम सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि अपनी रवायात को बरकरार रखने और मुआशरती इक़्तिदार को फ़रोग़ देने में भी मशहूर है। यहाँ के लोग हर काम को वक़्त पर और बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि अब छोटी छोटी चीज़ों में भी कमाल की हद तक तवज्जो देते हैं। मुल्क में वक़्त की पाबंदी एक सुनहरी असूल की तरह है और यहाँ किसी भी मुलाकात या तकरीब में ताखीर को इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता है। इस कौम का यकीन है कि वक़्त की कदर कामयाबी की तकलीद है और इसलिए आपको यहाँ की ट्रेनें सेकंड के हिसाब से वक्त पर चलती नजर आएंगी। काम के दौरान थकन दूर करने के लिए कुछ कंपनी अपने मुलाजमीन को दिन में चंद मिनट पावर नैप करने की इजाजत देती हैं, ताकि वो ताज़ा दम होकर ज्यादा मौसर तरीके से काम कर सकें। जापान में जगह जगह आपको वेंडिंग मशीनें देखने को मिलेंगी और तकरीबन जापान के पास 55 लाख के करीब वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं। इस लिहाज से हर 23 अफराद के लिए एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। ये बात इसकी गवाह है कि जापान के लोग ऑटोमेशन को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबी तालीम नहीं दी जाती, बल्कि इनमें अखलाकियात, माशरती जिम्मेदारी और टीम वर्क के असूल बचपन ही से पैदा किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, अब इस मुल्क की मईशत का जायजा लेते हैं, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत और तरक्की याफ्ता मईशतों में से एक है। मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार या GDP तकरीबन 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो कि इसे दुनिया की तीसरे नंबर की मईशत बनाता है। इसकी मईशत न सिर्फ मजबूत है, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इंहिसार करती है। मुल्क का मालियाती निज़ाम इंतहाई मजबूत है और वो आलमी तजारती ताल्लुकात में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। जापान दुनिया के बड़े बरामद कुनंदा ममालिक में शामिल है और इसकी बरामदात ज्यादातर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी पर मुश्तमिल है। मुल्क की करेंसी येन कहलाती है और एक जापानी येन तकरीबन पाकिस्तान के ₹2 और भारत के आधे रुपए के बराबर है। जापान में कुदरती वसाइल की कमी है, क्योंकि ये एक जजीरा मुल्क है और इसकी ज़मीन ज़्यादातर पहाड़ी है। इसके बाइस ज़री पैदावार महदूद है। ताहम जापान में कुछ अहम कुदरती वसाइल हैं, जैसे कि मछली, जो दुनिया के बड़े मछली बरामद कुनंदा में से एक है। इसके अलावा जापान में महदूद मिकदार में मादनियात भी हैं। यह मुल्क ज़्यादातर अपनी मईशत को सनती और तजारती सरगर्मियों पर मुनहसर रखता है। मुल्क की मईशत का सबसे अहम हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बरामद करता है। इसके मशहूर ब्रांड जैसे कि टोयोटा, होंडा और निसान आलमी सतह पर जाने जाते हैं। इसके अलावा जापान इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और मशीनरी में भी आलमी सतह पर बड़ा खिलाड़ी है। मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी तजारती ताकतों में से एक बनाया है। सर्विसेज का शोबा जापान की मईशत में अहम मुकाम रखता है और ये शोबा GDP का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। मुल्क में मालियाती खिदमात, तालीम, सेहत की देखभाल और बैनुल अक़वामी तजारत जैसे शोबों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जाती है। मुल्क की बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आलमी सतह पर शोहरत रखती है। मुल्क में सियाहत का शोबा भी अहम है। टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में दुनिया के सबसे बड़े सियाहती मकामात मौजूद
موجود ہیں اور جاپان میں ہونے والے مختلف تہوار بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا سبب بنتے ہیں۔ ملک دنیا کی سب سے بڑے ٹیکنالوجی ہبز میں سے ایک ہے۔ اس کی انڈسٹریل سیکٹر جدید ترین روبوٹکس، کمپیوٹر چپس اور IT ہارڈ ویئرز کی تیاری میں دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ ملک کی ٹیکنالوجی انڈسٹری نے اسے جدید ترین IT اور انجینئرنگ میں ایک عالمی قائد بنا دیا ہے۔ جاپان توانائی کے شعبے میں خود کفیل نہیں ہے اور اسے توانائی کی ضروریات کے لیے دیگر ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت اور دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر اپنے جدید انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی اور چمکتی ہوئی زندگی کے لیے مشہور ہے۔ ٹوکیو کے بارے میں سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک طرف قدیم ٹیمپلز دیکھنے کو ملیں گے جو تاریخ کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں، اور دوسری طرف شیبووا کراسنگ جیسے مشہور جگہ ملیں گی جو دنیا کی سب سے مصروف ترین سگنلز میں سے ایک ہے اور جدید جاپان کی مصروف زندگی کا نمونہ ہے۔ ٹوکیو نہ صرف جاپانی معیشت کا دل ہے بلکہ فیشن، فنون اور ٹیکنالوجی کا بھی مرکز ہے۔ یہاں روبوٹ، کیفے، خودکار سروسز اور جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اوساکا شہر کو جاپان کا کچن آف دی نیشن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر اپنے شاندار کھانوں اور دوستانہ ماحول کے لیے مشہور ہے۔ اوساکا کے لوگ اپنے کھلے دل، خوش مزاجی اور مہمان نوازی کی وجہ سے جاپان کے باقی شہروں سے مختلف ہیں۔ اوساکا کا یونیورسل اسٹوڈیوز تھیم پارک دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بڑا پرکشش مقام ہے۔ یہ شہر اپنی اقتصادی طاقت کے لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں جاپان کے بڑے تجارتی مراکز موجود ہیں۔ کیوٹو جاپان کا قدیم دارالحکومت اور اس کا روحانی اور ثقافتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے خوبصورت ٹیمپلز، روایتی گارڈنز اور قدیم فنون کے لیے مشہور ہے۔ کیوٹو میں ہزاروں ٹیمپلز موجود ہیں۔ یہ شہر جاپان کی روایتی ثقافت کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی جاپان کے بارے میں دلچسپ معلومات اور حیرت انگیز حقائق سے بھرپور ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی معلومات کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔